दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को दोबारा 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया और अब आरबीआई की जो रेपो रेट है वो 5.40% से बढ़कर अब 5.90% पर पहुंच गई है। अब ये पूरी क्या स्टोरी चल रही है कि आरबीआई लगातार अपनी रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम यूएसए के फेडरल रिजर्व बैंक को देखें तो वो भी अपने इंटरेस्ट रेट्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, यानी जैसे इंडिया में आरबीआई काम करता है वैसे दुनिया भर में हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। अब जितने भी दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स हैं वो सभी अपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। दुनिया भर में अभी रिसेंटली जो रवि मेनन जी हैं, जो सेंट्रल बैंक के बेसिकली चीफ हैं, सिंगापुर के सेंट्रल बैंक के चीफ हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे करके एक रिसेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो पूरा क्या सिनेरियो चल रहा है, बेसिकली आरबीआई की जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आती है तो आरबीआई ये बोलता है कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने रेपो रेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे यूएसए का फेडरल रिजर्व जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है तभी पता लगता है कि इंडिया से बेसिकली जो आरबीआई है वो अपने बिलियंस ऑफ जो अपना फॉरेक्स रिजर्व्स है उसको स्पेंड करना शुरू कर देता है ताकि इंडियन रूपी स्टेबल रहे। अब एकदम से पूरा मिक्सअप सा हो रखा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि जो इंडियन रुपीज है यानी जो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी है वो 82 रुपीज तक पहुंचने के लिए एक तरह से पहुंच गया है। कहां 75 रुपीज के बराबर होता था एक यूएस डॉलर, वो भी लगातार गिरता जा रहा है। बेसिकली चल क्या रहा है इस वीडियो में, हम चाहे वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक करके पूरी कहानी आपको समझा सकूं कि आरबीआई क्यों अपने रेपो रेट को बढ़ा रहा है, बेसिकली यूएसए में क्या चल रहा है। क्योंकि एक हर रोज जब भी हम आज न्यूज़ आर्टिकल उठाते हैं ना तो आधे से ज़्यादा जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो इसके ऊपर ही होते हैं कि इंडियन रुपी दोबारा ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच गया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए, यूएसए के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। अभी रिसेंटली स्वीडन के स्वीडन जो यूरोप में कंट्री है उसका जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। तो पूरी स्टोरी एक एक करके साल 2008 से शुरू करते हैं समझना। देखो उससे पहले भी ना एक बार पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों को, अब मैं इतनी भी पूरी कोशिश करूंगा कि जिसको रेपो रेट भी नहीं पता ना वो भी इसको पूरा समझ जाए, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो अब रेपो रेट होता क्या है, ठीक है। आरबीआई बेसिकली हर मॉनेटरी पॉलिसी में आता है तो कई बार क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है बेसिकली ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है ताकि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे, यानी हमारी जो जीडीपी है वो भी अच्छे से बढ़ती रहे और जो हमारा इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है वो भी एक रेंज में रहे। आरबीआई ये बोलता है कि जो देश में महंगाई है ना वो 4+-2 के कंसेप्ट से चलनी चाहिए, यानी कम से कम महंगाई 2% से तो बढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6% से बढ़नी चाहिए। ये आरबीआई की एक लिमिट है कि महंगाई 2% से लेके 6% के बीच में ही बढ़नी चाहिए। अगर देश में महंगाई 2% से कम स्पीड से बढ़ रही है तब भी आरबीआई को दिक्कत है। तब उस केस में आरबीआई क्या करता है, मार्केट में पैसा पंप करता है कि पैसा पकड़ो पैसा पकड़ो। उस केस में क्या होता है, आरबीआई चाहता है देश में महंगाई बढ़े, लेकिन अब इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन चल रही है 7%, 7, 7.1, 7.2 इसके अराउंड अभी इन्फ्लेशन झूल रही है। तो आरबीआई ये चाहता है कि इसे हम घटा के 2% से 6% के दायरे में ले आए। इस वजह से आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि फिर रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आ जाएगी। देखो अब सिंपल सा कंसेप्ट ये है, अब आज की डेट में ना देखो मैं बहुत ज़्यादा भी डीप में नहीं जा सकता। हमारी कंट्री में ना पहले रूल फॉलो होता था, सबसे पहले हम फॉलो करते थे बेस रेट, फिर आया बीपीएलआर यानी बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, फिर आया एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। उसके बाद अब आरबीआई ने अडॉप्ट किया हुआ है आरएलएलआर यानी रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो आरबीआई ये बोलता है कि जो भी देश में बैंकिंग सिस्टम की चाबी है ना वो मेरे पास रहनी चाहिए, यानी अगर मैं कुछ भी उथल फुथल करूं ना तो सारे मेरी बात माने। तो इस केस में आरबीआई ने सिंपल क्या किया, आरबीआई ने कहा कि ये जितने भी बैंक है ना भारत में, चाहे सरकारी हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस हो, चाहे प्राइवेट हो, ये मेरे हिसाब से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय करेंगे। मैं जो इनको बोलूंगा वही ये करेंगे। अब आरबीआई की ऐसा करने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो आरबीआई का ये है कि देश में अर्थव्यवस्था सही से चलती रहे। आरबीआई ने हर बैंकों को ये कहा कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि होम लोन अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना तो होम लोन का जो फॉर्मूला होएगा ना वो ये होएगा कि रेपो रेट प्लस जो बैंक का स्प्रेड है यानी बैंक का प्रॉफिट है। यानी अगर मान लो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर मान लो एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज अगर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन दे रहा है ना तो वो फॉर्मूला ये यूज कर रहा होगा कि होम लोन इज इक्वल टू
रेपो रेट जो आज की डेट में 5.90% चल रही है, प्लस एसबीआई का प्रॉफिट। अब 10% पे दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है 4.10% तो एसबीआई का प्रॉफिट हो गया, और रेपो रेट चल रही है आज की डेट में 5.90%। ऐसे ही मान लो लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक ये 11% पे दे रहा है अपने होम लोन्स, तो ये क्या फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, रेपो रेट जो कि है 5.90% प्लस आईसीआईसीआई का प्रॉफिट। अब इस केस में जो आईसीआईसीआई उसका प्रॉफिट कितना हो गया 5.10%। यानी एक बात तो यहां पे साफ है कि जब भी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा तब सभी बैंकों को अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और जब आरबीआई रेपो रेट को घटाएगा उस टाइम पे सभी बैंकों को अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने पड़ेंगे। और ऐसा होम लोन के साथ नहीं है, चाहे कार लोन हो चाहे पर्सनल लोन हो, आरबीआई ने यह कहा है कि अपने सभी लोन यानी सभी बैंकों को आरबीआई ने यह कहा है कि तुम अपने सभी लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी रेपो रेट के साथ लिंक करोगे। यानी एक तरह से अगर हम समझें तो आरबीआई ने यह कहा है कि जब मैं रेपो रेट को बढ़ाऊंगा तो सीधा सीधा पूरे देश में लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे हो जाने चाहिए, और जब मैं रेपो रेट को घटाऊंगा तो पूरे देश में लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते हो जाने चाहिए। अब इस टाइम पे सिचुएशन ये चल रही है कि देश में है महंगाई। यानी महंगाई का मतलब क्या है कि आपके पास भी पैसा है, मेरे पास भी पैसा है, यानी एक तरह से मार्केट में पैसा ज्यादा है। आरबीआई ये चाहता है कि मार्केट से अब मैं पैसा खींच लूं, पैसा कम हो जाए मार्केट में। उसके लिए आरबीआई क्या कर सकते हैं, आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा रहा है। अब आरबीआई रेपो रेट को अगर बढ़ा रहा है तो इससे देश भर में जितने भी बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोन महंगे होते जा रहे हैं। अब जब लोन महंगे होते जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि कम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा, मार्केट में दोबारा पैसा कम आएगा तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, यानी महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि अब मार्केट में पैसा कम आ रहा है। अगर मान लो कल को रेपो रेट लगातार आरबीआई घटा दे तो इससे क्या होगा कि बैंक अपने लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते कर देंगे। लोन सस्ता तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ज़्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होएगी, देश में बहुत पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर आज आपकी जेब में भी 1 लाख रुपये पड़ा है, मेरी जेब में भी 1 लाख रुपये पड़ा है, तो मैं जाके आराम से आईफोन ले लूंगा ना, मैं क्यों 8,000 रुपये का फ़ोन चलाऊंगा। एक सिंपल सा लॉजिक, अगर सबके पास पैसा होगा तो सभी लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए आरबीआई चाहते हैं कि सिर्फ 2% से लेके 6% के बीच में ही देश में महंगाई दर चलती रहनी चाहिए। अब ठीक है, यहां पर हम ये तो समझ गए कि जैसे ही आरबीआई अपनी रेपो रेट बढ़ाता है वहां पर सीधे सीधे जो बैंक से अपने लोन महंगे कर देते हैं, कम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मार्केट में सीधा सीधा महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक कहानी यूएसए में भी चल रही है। यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है, आपने ये भी बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि लगातार यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है वो भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहा है। और आपने एक कहानी, इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन रुपी क्यों लगातार कमजोर होता जा रहा है। ये पूरा एकदम सब जुड़ा हुआ है। तो यहां पे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है ये क्यों अपने लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है। देखो, जैसे इंडिया में महंगाई एक प्रॉब्लम है, वैसे हमसे 10 गुना ज्यादा आप कह लो कि यूएसए में महंगाई एक प्रॉब्लम बनी हुई है। यूएसए ने अपने इंटरेस्ट रेट्स पहले इनके चल रहे थे, इसी साल के स्टार्टिंग में अप्रैल से लगा लो, अप्रैल 2022 में इनके इंटरेस्ट रेट जो यूएस के फेडरल रिजर्व ने सेट किए हुए थे वो थे, जैसे इंडिया में रेपो रेट है वैसे यूएसए के जो इंटरेस्ट रेट्स थे ये थे 0.25%। यानी जब आरबीआई का रेपो रेट 4% था तो इनका जो इंटरेस्ट रेट था वो 0.25% था। इन्होंने धीरे धीरे बढ़ा के 0.25% से बढ़ा के आज ये अभी लगा लो आप एक अक्टूबर की बात बता दो तो 1 अक्टूबर को इनके इंटरेस्ट रेट्स पहुंच गए हैं 3.25% पे। यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को 0.25% से बढ़ाकर 3.25% तक ये लोग ले गए हैं। आरबीआई कहाँ पे लेके गया, आरबीआई की जो रेपो रेट चल रही थी 4%, वहां से ये लोग बढ़ते बढ़ते 5.90% तक पहुंचे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ही आगे की सारी कहानी जुड़ी हुई है। यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से 3% बढ़ाए, आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 4% से 5.90% किया, यानी सिर्फ 1.90% बढ़ाया। उन्होंने 3% से बढ़ाए अपने रेट्स, हमने सिर्फ 1.90% बढ़ाया। अब ये जो कहानी यूएसए में चल रही है इस टाइम पे कि ये लोग अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, यही सेम सिचुएशन 2013 में भी बनी थी।
2013 की जो ये सिचुएशन है जिसे हम टेपर टेंट्रम भी बोलते हैं, अब ये पूरी सिचुएशन मैं आपको एक बार 2013 से समझाता हूँ। वही सेम सिचुएशन अब यहाँ पे चल रही है। देखो 2008 में आपने सुना होगा कि एक पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था यूएसए के अंदर जब लेमन ब्रदर्स डूब गया था। तो उस टाइम पे 2008 में हुआ ये था कि वहाँ बेसिकली प्रॉपर्टी इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा एक तरह से सप्लाई हो गई थी, डिमांड कम थी। लोगों ने अपने जो लोन्स हैं, होम लोन्स वगैरह वगैरह डिफ़ॉल्ट करने स्टार्ट कर दिए। बड़े बड़े बिल्डर्स एक तरह से बैंकरप्ट हो गए, उन्होंने पैसा नहीं भरा और लेमन ब्रदर्स डूब गया। एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी यूएसए के अंदर जीरो हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में यूएसए ने 2008 में ये किया कि यूएसए ने, अब देखो देश में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही जीरो होगी तो ऐसे में सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक एक तरह से पैसा इंपोज करेगा कि हम पैसा डालेंगे मार्केट के अंदर, तभी तो ना उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। अब सेंट्रल बैंक पैसा कैसे डाल सकता है? या तो वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकता है, जैसे कि आरबीआई अगर रेपो रेट को कम करेगा तो बैंक अपने लोन सस्ते कर देंगे। लोन सस्ते होंगे तो ज़्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ज़्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। लेकिन यूएसए के पास उस टाइम कुछ ऑप्शंस ही नहीं थे। उनका जो रेट चल रहे थे, यूएसए के जो फेडरल रिजर्व ने रेट सेट किए हुए थे, उस टाइम पे रेट जो है सिर्फ 0.25% था। अब इससे नीचे क्या जाएंगे? अब इससे नीचे जीरो तो कर नहीं देंगे कि फ्री में लोन ले जाओ। तो ऐसे में कोई ऑप्शंस ही नहीं थे। तो ऐसे में 2008 में सिचुएशन को ठीक करने के लिए यूएसए के फेडरल रिजर्व ने यह कहा कि जितने भी बॉन्ड्स हमने बेचे थे, एक तरह से जो लोगों ने बॉन्ड लिए हुए थे, वो हम बॉन्ड परचेज करना स्टार्ट करेंगे और बदले में पब्लिक को पैसा देंगे। तो ऐसे में अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए तो पब्लिक ने दोबारा से अपने जो बॉन्ड्स थे वो गवर्नमेंट को दे दिए, यानी कागज गवर्नमेंट को दे दिए और बदले में पैसा ले लिया। तो ऐसे करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो गवर्नमेंट है, यानी जो यूएसए का बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने पब्लिक को पैसा दिया। तो ऐसे में अब पब्लिक के पास पैसा आ गया, इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो भी ठीक होने लगी। उसके बाद क्या हुआ? अब पब्लिक के पास पैसा है। अब सरकार क्या है, जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट देती थी वो बहुत कम देने लगी, क्योंकि अब सरकार चाहती नहीं है कि आप मेरे पास पैसा रखो। सरकार तो ये चाहती है कि पब्लिक के पास जितना पैसा होगा उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी। तो 2009, 10, 11, 2012 सब कुछ ठीक चलता रहा। जो पब्लिक थी वो कहाँ पे गई? जैसे 2009 आया, 2010 आया, इन 4 सालों में पब्लिक ने बहुत सारा पैसा एशिया की कंट्रीज में इन्वेस्ट किया, जिसमें इंडिया एक सेंटर बना। क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टर थे, देखो सरकार तो कुछ इंटरेस्ट दे ही नहीं रही थी, क्योंकि सरकार चाहती नहीं थी कि आप मेरे पास पैसा रखो। ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स आए इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इन्होंने, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अट्रैक्ट कर रही थी उस टाइम पे कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, हमारे पास बॉन्ड्स परचेज करो, हम आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट देंगे। यूएसए में इंटरेस्ट रेट अच्छे मिल ही नहीं रहे थे, तो सभी ने इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब इंडिया के अंदर लगातार पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हुआ। जैसे ही 2013 आया, यूएसए गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की, यानी सेंट्रल बैंक ने एक अनाउंसमेंट की कि अब हम जो है अपने जो बॉन्ड्स हैं वो उसके ऊपर अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में इंडिया से एकदम से जो पैसा था सडनली आउटफ्लो होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे, जो इन्वेस्टर थे, वो समझ गए कि हम एमर्जिंग इकोनॉमी में पैसा क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे तो रिस्क जुड़ा हुआ है, इंडिया में रिस्क जुड़ा हुआ है, हम अपने ही देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लगातार लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया लगातार, क्योंकि अब जो देखो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक होने लगी यूएसए के अंदर, तो यूएसए के सेंट्रल बैंक ने एक स्टेप क्या लिया, उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि अब उनको पता लग गया कि अच्छी खासी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लग रही है देश में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, लोन महंगे होंगे और मार्केट में पैसा कम होएगा। यानी एक तरह से उन्होंने टेपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तभी तो हम इस पूरी सिचुएशन को टेपर टेंट्रम बोलते हैं। शुरू में क्या किया, जब एकदम स्लो डाउन आ गया था तो सडनली मार्केट में पैसा पंप किया, पैसा मार्केट में आया, लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, अलग अलग देशों में इन्वेस्ट किया। उसके बाद जब लगा कि सारी सिचुएशन ठीक हो गई है, उन्होंने क्या किया, पैसा मार्केट से खींचना शुरू कर दिया। एक तरह से कैसे खींचेंगे, अब अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिए, बैंकों ने लोन के रेट बढ़ा दिए, कम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, मार्केट में पैसा कम होएगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, टेपर टेंट्रम बोलते हैं। तो इससे इंडिया जैसी कंट्रीज को इतना नुकसान हुआ कि 2013 में इंडियन रुपी 15% से गिर गया, क्योंकि उसके बाद लगातार लोगों ने इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर दिया और यूएसए में अपने ही देश में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में धीरे धीरे करके उस टाइम के जो आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन जी ने, बाद में उन्होंने एफसीएनआर अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किए। एफसीएनआर अकाउंट वो होते हैं जब भी कोई एनआरआई जब भारत के बैंकों में एफडी कराते हैं, वो एफसीएनआर अकाउंट में एफडी कराते हैं, तो उसके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए।
तो हमारे ही प्रवासी भारतीयों ने जो है इंडियन बैंकों के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया फॉरेन करेंसी के अंदर, तो उससे इंडिया को 30 बिलियन यूएस डॉलर्स मिले जो इंडिया में इन्वेस्ट हुए, जिससे जाकर के फिर इंडियन रुपी थोड़ा थोड़ा स्टेबल हुआ। वरना आप इमेजिन करो 2013 में 15% से इंडियन रुपी कमजोर हो गया था। अभी तक भी साल के स्टार्टिंग से 2022 की स्टार्टिंग से अभी तक सिर्फ 9.5% कमजोर हुआ है। इससे तो वर्स्ट सिचुएशन इंडिया ने 2013 में देखी थी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम टेपर टेंट्रम बोलते हैं। अब यही सेम सिचुएशन अभी चल रही है। क्यों सेम चल रही है? क्योंकि अभी देखो यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट थे वो कोविड-19 से पहले 2.5% पे चल रहे थे। जैसे ही कोविड आया सब कुछ एकदम स्लो डाउन हो गया, कोई काम नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं। अब सरकार क्या करेगी ऐसी सिचुएशन में? सरकार मार्केट में पैसा डालेगी। मार्केट में पैसा कैसे डालेगी? अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा के। वही यूएसए ने किया। उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% चल रहे थे, धीरे धीरे कम करके ये लोग 0.25% पे ले आए। इससे क्या हुआ कि लोन बहुत सस्ते हो गए और बहुत सारे लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया। बहुत सारे लोगों ने लोन के लिए जब अप्लाई किया सस्ते रेट पे, तो ये पैसा ऐसा तो है नहीं सारा वहीं खर्च दिया। कुछ लोगों ने क्या किया? एमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट किया। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत सारी है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स धीरे धीरे करके बहुत 650 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गए। अब जैसे कोविड खत्म हुआ, सब कुछ ठीक होने लगा, वही सेम सिचुएशन दोबारा बनने लगी जो 2013 में बनी थी, यानी टेपर टेंट्रम की सिचुएशन दोबारा बनने लगी। अब यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए को पता है कि अब पैसा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पैसा डाल चुके हैं। ऐसे में क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन बनी हुई है। तो यूएसए क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे करके, जैसे मैंने बताया आपको, 0.25% से बढ़ा के आज 3.25% पे ले आए हैं। वही चीज इंडिया में भी हो रही है। हमने भी कोविड के टाइम पे जब सब स्लो डाउन था तो गवर्नमेंट ने लगातार पैसा पंप इन किया मार्केट के अंदर। हमें भी वही चीज फील हो रही है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अब पैसा वापिस खींचने का टाइम आ गया, इसीलिए हम भी अपने रेपो रेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक लास्ट फैक्टर जो समझना जरूरी है कि जो यूएसए के रेट्स हैं और जो इंडिया का रेपो रेट है उसमें हमेशा डिफरेंस होना चाहिए। जब डिफरेंस होगा तभी तो यूएसए से इन्वेस्टर्स इंडिया की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब यूएसए में 0.25% का इंटरेस्ट रेट था और इंडिया में 4% का था, तो यहाँ के इन्वेस्टर सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यूएसए के बैंकों से लोन लेते थे और इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। अब अगर मान लो इन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करके, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि इन्होंने 4% पे लिया है और यहाँ पे भी 4% पे आ गया, तो अब तो दोनों जगह एक तरह से बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। तो यहाँ का इन्वेस्टर, यूएसए का इन्वेस्टर इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो तो अपने देश में इन्वेस्ट कर लेगा ना। वो क्यों रिस्क लेगा किसी अनजान देश में इन्वेस्ट करने के लिए? इसलिए आपने देखा होगा कि जब जब यूएसए का सेंट्रल बैंक अपने लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ना, आरबीआई तुरंत बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसे सस्ते रेट पे मिलेगा और इंडिया में जब लोन के रेट महंगे होंगे तो रिटर्न्स भी महंगे मिलेंगे। एक तरह से जो सरकार बॉन्ड दे रही है वहाँ पे भी अच्छा रिटर्न देगी। इसीलिए यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंडिया में हमेशा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होने चाहिए। अभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि यूएसए ने 0.25% से अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा करके 3.25% कर दिए, यानी 3% बढ़ा दिए। वहीं इंडिया ने अपने रेपो रेट 4% से सिर्फ 5.90% किए, यानी सिर्फ 1.90% बढ़ाए। डिफरेंस तो कम हो गया क्योंकि उन्होंने 3% बढ़ा दिए, हमने सिर्फ 1.90% बढ़ाए हैं, डिफरेंस कम हो गया। इसीलिए अब आप अगली मॉनेटरी पॉलिसी में देखना कि आरबीआई दोबारा, मैं आपको लिख के देता हूं कि 50 बेसिस पॉइंट्स अपनी रेपो रेट को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर नहीं बढ़ाएगा तो लगातार ऐसे ही आउटफ्लो होता रहेगा। फिर इंडिया में कौन इन्वेस्ट करेगा? वो अपने देश में ही इन्वेस्ट कर लेंगे। इसीलिए ये गैप हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तभी तो हम बोलते हैं कि यूएसए को अगर छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को बुखार चढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस कि कंप्लीट आरबीआई की रेपो रेट पे यूएसए में क्या चल रहा है और इसके अलावा इंडियन रुपी क्यों डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये कंप्लीट एक एनालिसिस था छोटा सा। अगर इन केस स्टिल अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।